बायोटेक्नोलॉजी। कल हमारा इंसुलिन हुआ था ना। हाँ, आज हम आगे वाली बात करेंगे। बेटा इंसुलिन के बाद हमें पढ़ना है जीन थेरेपी। इंसुलिन के बाद हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी। हम बातें मत करो अभी। सर इंसुलिन के बाद बात करनी है जीन थेरेपी की। सर व्हाट इज जीन थेरेपी? बेटा सिंपल मीनिंग है, ध्यान दे इधर। सिंपल मीनिंग है, ये सेल है, इस सेल में कोई डिफेक्टिव जीन है। डीएफ का मतलब है डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन है सर, मतलब जीन खराब हो गया। इसमें डिफेक्टिव जीन है सर, जीन खराब हो गया। तो ऐसे केस में ऐसे केस में एक काम करना, जो हेल्दी जीन है, हेल्दी जीन, उसको इसकी जगह रिप्लेस कर देना। मतलब सेल में से क्या रिमूव करना? रिप्लेस बाय, हाँ, इसको जीन थेरेपी। जैसे केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हाँ, एलोपैथी की थेरेपी, हॉर्मोन्स थेरेपी, इम्यून सिस्टम का इम्यूनोथेरेपी, वैसे ये थेरेपी होता है जिसमें जीन तुझे रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब तुम्हारे सेल में जीन ऐड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, तुम्हारे सेल में हमने इंसुलिन का जीन डाल दिया, क्या हो गई थेरेपी? जीन थेरेपी। ऐसा तो देखिएगा, जो जीन्स की तुम में कम है, कमियां है, वो जीन तुम्हारे अंदर ऐड करना इक्वल है जीन थेरेपी। इट इज द मेथड टू करेक्ट द डिफेक्ट इन अ चाइल्ड एंड एम्ब्रियो। ये थेरेपी एक तो चाइल्ड में होगी, एम्ब्रियो में होगी। यह हमारे अंदर अभी नहीं हो सकती, हमारे अंदर अभी नहीं हो सकती। ओके, एक तो चाइल्ड में करो या एम्ब्रियो में करो। एम्ब्रियो में अगर करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट हो जाती है, कभी बीमारी नहीं होती कभी। जब भी तुम एम्ब्रियो में ट्रीटमेंट करते हो जीन का, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो here the genes are inserted into the person's cell and tissue to treat the hereditary disease. It compensate for the non-functional genes. इसका सीधा मीनिंग है, तुमको जीन ऐड करना है वो सेल में। जैसे इंसुलिन का जीन अगर ऐड करेगा तो कौन सेल में ऐड करेगा? बीटा सेल में ऐड करेगा। तो कहाँ पे ऐड करेगा? बीटा सेल में ऐड करेगा इंसुलिन का जीन। बराबर है? हाँ। चीज क्यों कर रहा है ये? आप क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी जो जीन है वो काम नहीं कर रहा ना। तुम्हारे अंदर जो जीन है वो क्या कर नहीं कर रहा? काम नहीं कर रहा। इसलिए अच्छा वाला जीन ऐड करो तुम्हारे अंदर। जैसे तुम्हारे पास व्हीकल है, उसमें कोई पार्ट खराब हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया, खराब पार्ट को निकालो, अच्छे पार्ट को ऐड करो। ऐसी बात है बेटा यहाँ पे। दैट इज जीन थेरेपी। यहाँ पे एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है और इसमें पीवाईक्यू भी आ चुका है। अशांति डिसेल्वा नाम की एक गर्ल्स थी, उसको एक बीमारी हुई थी, उसको एक बीमारी हुई थी। हाँ, उसमें एक चीज की कमी थी सर, एक एंजाइम की कमी थी। क्या नाम था एंजाइम का? इसमें एक एंजाइम की कमी थी। क्या नाम था एंजाइम का? हाँ चल याद रखना। हाँ, तो इसमें एक एंजाइम की कमी थी, एडिनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशियंसी थी। इस पैराग्राफ को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कि आईएमपी है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुआ था? और वो हुआ था 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे। ओके, मतलब यही बच्ची है वो, लेकिन जब वो 4 साल की थी, वो तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो 4 साल की थी, तो ये ट्रीटमेंट किया गया सर, क्योंकि इस बच्ची में एक हार्मोन, एक एंजाइम की कमी थी, जिसका नाम था एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। सर ये बताइए एंजाइम का काम क्या है? बेटा सुनना, ये एंजाइम क्या करता है? It is caused due to deletion of the genes for the adenosine deaminase, the enzyme for immune system to the functions. देख ले, मेरी बात सुनना। हमारे सभी के अंदर एक जीन होता है, हमारे सभी अंदर एक जीन होता है जो एंजाइम बनाता है एडिनोसिन डीअमाइनेज। मैं रिपीट करता हूं, हमारे सभी के अंदर एक जीन होता है जो क्या बनाता है? एडिनोसिन।
ये वाला जो एंजाइम होता है जो तुम्हारे टी सेल को एक्टिव करता है, कौन सेल को, और तब जाके तुम्हारा टी सेल जो होता है वो प्रोलिफरेट करता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तुझे पता है टी सेल के चार रूप थे, प्रोलिफरेट मतलब इसके रूप है चार, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। याद है तुझे? तो टी सेल को एक्टिव करने का काम किसने किया है? समझा तुझे? पहले ये लिख लो, तू ये कर क्या रहा है एंजाइम, पहले लिख लिए एंजाइम क्या कर रहा है। हो गया लिखना? और इसकी वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, इसका वजह से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी जो है काफी अच्छी है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है सर इसकी वजह से। हो गया? इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कैसी इम्यून सिस्टम है? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है सर। हो गया सर? अगर इसमें डिफेक्ट आया तो खुद बता क्या होगा, इसमें डिफेक्ट आया तो क्या ये बन पाएगा? क्या ये बन पाएगा? ये नॉन रहेगा, मतलब ये बनेगा नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो टी सेल एक्टिव नहीं होगा, क्या उससे वो प्रोलिफरेट होगा, तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर सर ये डिफेक्ट हुआ तो इसमें समस्या, इसमें समस्या, तो ये नहीं होगा तो उससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा। बस सही है, क्लियर हुआ? ओके, वही लिखा गया बेटा, इधर वही लिखा गया। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बताते हैं बेटा, ट्रीटमेंट बताते हैं इसका क्या है। इसकी पहली ट्रीटमेंट ये है कि इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा बोन मैरो, मतलब किसी और का बोन मैरो इसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहला थेरेपी क्या है? बोन मैरो रिप्लेसमेंट। क्या है? बोन मैरो रिप्लेसमेंट, पहली चीज। बराबर है सर? बोन मैरो क्यों? बोन मैरो ही क्यों? क्योंकि बोन मैरो में रहते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? और उसी ब्लड सेल का एक पार्ट है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, पता है कौन है? ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। कौन है? तो बोन मैरो क्यों शिफ्ट करना? क्योंकि टी लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगा? बोन मैरो के अंदर, बराबर ना? इसीलिए बेटा, अगर बोन मैरो नहीं देना चाहता तो सेकंड कौन सा है फिर? ये एंजाइम की कमी से हो रहा है ना, फिर एंजाइम इंजेक्ट करना पड़ेगा हमेशा, इंसुलिन की तरह, जैसे इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं आप, एंजाइम हमेशा उसको लेना पड़ेगा। मतलब वही दिक्कत की बात है, रोज एंजाइम का रिप्लेसमेंट करो, है ना? ओके, इसका और एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है वो देख ले अभी। सॉल्यूशन क्या है वो देख ले। ये सॉल्यूशन है उसका, बताऊंगा ये होता कैसे है। बेटा बताऊंगा ये होता कैसे है।
सुनो, देखो, सबसे पहली चीज, तूने एक हेल्दी जीन लेना है, तुझे एक जीन लेना है बेटा। मेरी बात सुनना, ट्रीटमेंट कैसे होगी। तूने एक जीन लिया, सर ये कौन सा जीन है बेटा, यही जीन है हेल्दी जीन, जिससे वो एंजाइम बनेगा फ्यूचर में। ये कौन सा जीन है, ये कौन सा जीन है जिससे क्या बनने वाला है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एडी, एडिनोसिन डीअमाइनेज। तूने क्या किया, जीन लिया। हाँ सर, जीन लिया। मेरी बात वन बाय वन समझना। तूने जीन लिया, फिर तूने क्या किया, इस जीन से सबसे पहले बनाया आरएनए। क्या बनाया, क्या बनाया, तूने जीन से क्या बनाया, फिर तूने आरएनए का किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या किया, पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस क्या बनेगा, तो ये डीएनए है सी डीएनए। कौन सा डीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक चीज याद रखना, जो जो डीएनए आरएनए से बनता है उसका नाम है सी डीएनए। और ये था अपना नॉर्मल डीएनए, ये था अपना नॉर्मल डीएनए, ये था अपना नॉर्मल डीएनए। ठीक है बेटा, तो डीएनए से आरएनए बनने के वाले स्टेप का नाम ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस कौन बना, सी डीएनए, इज कॉल्ड एज। तो तेरे पास यहाँ पे कौन अवेलेबल है अभी, सी डीएनए। इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये है तुम्हारा सी डीएनए। कौन बन गया, सी डीएनए। अब सेकंड काम कर, तू वहाँ पे एक वायरस ले। तूने क्या लिया, वायरस लिया। और ये कोई नॉमिनल, कोई मामूली वायरस नहीं है, ये रिट्रो वायरस है। कौन सा वायरस, रिट्रो वायरस। पता है रिट्रो वायरस में क्या रहता है, रिट्रो वायरस में पहले से कौन मौजूद रहता है, लेकिन वो आरएनए खुद का क्या करेगा, आरएनए खुद का क्या करेगा, उससे वो वहां पे क्या बनाएगा, सी डीएनए। समझा मैंने क्या बोला इधर, समझा मैंने क्या बोला इधर। तो बेटा ये बन चुका है सी डीएनए, ये वायरस का डीएनए है। मेरी बात वन बाय वन समझ ले। और ये पीले कलर का जो डीएनए है वो अलग है। बता, तूने ये डीएनए जो है ये ह्यूमन से निकाला था, तूने ह्यूमन से क्या निकाला, डीएनए। पता है ये डीएनए क्या करेगा, वो एंजाइम बनाने के लिए लायक होता है। ये तूने इसका क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन, बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बन के रेडी है, ये सी डीएनए अपना है, ये अपना डीएनए है। हाँ, तो रिट्रोवायरस लिया, उसका आरएनए ने क्या बनाया, उसके भी आरएनए का क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसने भी क्या बनाया, सी डीएनए। अब एक काम कर, इन दोनों को मिक्स कर। क्यों सर, क्योंकि इसका यूज तू वेक्टर कैसा करेगा, इसका यूज क्या होगा, ऐसा वेक्टर। और ये तेरा फॉरेन जीन है, मतलब ये तेरा कौन है, फॉरेन जीन, और ये कौन हुआ, वेक्टर। दोनों को ऐड कर अच्छे से। हाँ सर, दोनों को ऐड किया सर हमने, दोनों को सर हमने ऐड किया। समझा मैंने क्या लिखा है इधर। सबसे पहली चीज, सर आपने यहाँ पे डीएनए डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, फिर डीएनए से आपने आरएनए बनाया, आरएनए से वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि मुझे ये सी डीएनए इसके अंदर फिक्स करना था, मुझे ये सी डीएनए किसके अंदर फिक्स करना था, वेक्टर के अंदर। ये सी डीएनए मैं कहाँ फिक्स करूँ, वेक्टर के अंदर। तो इससे तेरा आर डीएनए बन के रेडी है, ये तेरा आर डीएनए है। कौन सा डीएनए है, जिसके अंदर ग्रीन कलर कहाँ से आया, वायरस से, और येलो कलर कहाँ से आया, ग्रीन कलर कहाँ से आया, एज ए वेक्टर। येलो कलर कहाँ से आया, अपना जीन, हेल्दी जीन, बराबर है। फिर तूने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, इसको तूने क्या किया, मेरी बात समझना आगे क्या होगा। तूने एक बड़ी सी डिश लिया, हाँ सर एक डिश लिया हमने, इसके अंदर वो जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट, ये पी फॉर पेशेंट, पेशेंट था वो, हमने पेशेंट में से निकाले हैं यहाँ पे टी लिम्फोसाइट। क्या निकाले हैं बेटा, पेशेंट में से क्या निकाले हैं, टी लिम्फोसाइट्स। समझा मैंने क्या किया इधर, पेशेंट में से क्या निकाले हैं, पेशेंट में से क्या निकाले हैं, टी लिम्फोसाइट्स निकाले, टी लिम्फोसाइट्स। हाँ सर, पेशेंट में से निकाले टी लिम्फोसाइट्स। अब एक काम कर, ये जो आर डीएनए है ना, इसको तू सबमिट कर हर एक के अंदर। या फिर तूने अगर इतना भी कर लिया, तुझे पता है टी लिम्फोसाइट यहाँ पे तूने ग्रो करने की लगती है, मतलब इसका मतलब टी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो। क्या हो रहा है, एक के दो, दो के चार, रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, लगभग ग्रो होगा।
या फिर जितने भी टी लिम्फोसाइट है सबके अंदर तुझे फिलअप करना पड़ेगा। ये बता सबके अंदर कौन आया? आरडीएनए आया। कौन सा डीएनए? पता है येलो कलर वहां पे क्या करेगा? येलो कलर का जीन है ना, क्या करेगा वहां जाके? बेटा येलो कलर क्यों लिया था हमने? हमने इसलिए था कि वो क्या बना सके, एंजाइम। क्या बना सके? उस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम थी? एंजाइम की थी ना। तो हमने टी लिम्फोसाइट निकाला, इसका आरडीएनए यहाँ पे फिलअप किया। ये आरडीएनए कहाँ गया? इसके अंदर। यहाँ पे बता क्या बनेगा? आरडीएनए जाने के बाद यहाँ क्या बनेगा? एंजाइम। सबके अंदर क्या बनेगा? कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब एक काम कर, जितने भी वहां पे टी लिम्फोसाइट्स है, जितने भी वहां पे टी लिम्फोसाइट्स है, इसको वापस तू पेशेंट के अंदर भेज दे। पेशेंट के अंदर भेज दे, इसको वापस पेशेंट के अंदर भेज दे। अब बता, जब तूने टी लिम्फोसाइट को निकाला था, जब तूने टी लिम्फोसाइट को निकाला था उसके कुछ था उसके अंदर? जब तूने पेशेंट से टी लिम्फोसाइट निकाला उसके अंदर कुछ था? नहीं था। बाद में तूने क्या ऐड किया? अब ये कौन सा टी लिम्फोसाइट है जिसके अंदर आरडीएनए है? तूने ये सब का सब कहाँ भेज दिया? वापस पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर बता, पेशेंट के अंदर कौन चला गया बेटा? पेशेंट के अंदर कौन चला गया? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में सबसे बड़ी बात कौन चला गया? वो आरडीएनए। कौन गया? और आरडीएनए वहां पे क्या बनाएगा? एंजाइम। समझा आपको क्या था? पेशेंट के अंदर क्या भेजा तूने? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट वहां जाके क्या बनाएगा? एंजाइम। इस तरह पेशेंट जीवित रहेगा, इस तरह पेशेंट। लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन है क्या सर? बिल्कुल नहीं, तुझे यह बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट की अपनी एक लाइफ होती है। पता है डब्ल्यूबीसी कितना दिन जिंदा रहता है? ये टी लिम्फोसाइट की अपनी लाइफ है। अगर ये मर गया तो फिर क्या करेगा तू? वापस तरीका वही है, फिर ये प्रोसेस फॉलो करो, आरडीएनए बनाओ, फिर यहाँ से पेशेंट से टी लिम्फोसाइट निकालो। मतलब ये बार बार तुझे करना पड़ेगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? लिखना है कि आगे बढ़े? हाँ लिखना है, लिखो फिर जल्दी। तुम आगे आ जाओ बेटा, यहाँ है जगह। ठीक है, लिखने आ रहा है? तूने करेक्शन दे दिया क्या सामिया, बोनस के साथ? तूने कल करेक्शन दिए थे ना? करेक्शन है क्या उसमें? कितने हैं? चार करेक्शन है। कौन कौन से क्वेश्चन है? वो बोनस छोड़ के तीन हैं। कौन कौन से? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हाँ तो उसमें तीनों आ जाते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच ही है। बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसकी सब यूनिट जो रहती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जिसमें आरडीएनए बन सकता है वो कौन कौन से अंडर में आते हैं? जिसमें आरडीएनए बन सकता है वो तीनों में आते हैं। आरडीएनए तीनों में आते हैं। 21। हाँ बी है उसका, करेक्शन हुआ है वो। 23। 23 का क्या? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तुमने क्या लिखा? देखो, तुमने कभी ये नाम सुना है क्या, ट्रांसडक्शन वगैरह? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफिक्शन, ये तीन प्रकार है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। मतलब कोई वेक्टर हम कहाँ भेज रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ना कि जो आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट में जाएगा। हाँ, वो सिर्फ बैक्टीरिया को अप्लाई है ये वर्ड। आर डीएनए हर होस्ट में जाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलेंगे, नहीं, वही तो है। ट्रांसफॉर्मेशन में आरडीएनए जा रहा होस्ट के अंदर और होस्ट शुड बी बैक्टीरिया, देन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस में रहेंगे, जैसे बायोलॉजिकल हो गए उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। हाँ, जैसे जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बायोलॉजिकल भी आता है, जीन कर भी आता है, तो फिर कैसे? क्योंकि उसमें भी तो डाई है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर। तेरी बात सही है, लेकिन उस प्रोसेस के अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर मैं वायरस की बात करूँ तो वहाँ पे ट्रांसडक्शन वर्ड यूज होगा। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, एनी ऑर्गेनिज्म। एनी मतलब सब आ गया उसमें, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों आ गए। ठीक है, बात करूंगा मैं। और कुछ था? हाँ, ये हो गया, ये हो गया क्या? तो सर आपने बोला ऐसे ऐसे हुआ है, हाँ बेटा ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया। मेरी बात सुन। पेशेंट था, पेशेंट में से कौन सा सेल निकाला? टी सेल कल्चर किया। कल्चर माने 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 कल्चर कर दिए। फिर तूने टी सेल के अंदर क्या भेजा? एडीए सी डीएनए, पता है ना सी डीएनए? तूने कल यस, टी सेल के अंदर क्या भेजा? सी डीएनए। किसकी हेल्प से? वायरस के हेल्प से। कौन सा वायरस? रिट्रोवायरस। तूने इस सेल के अंदर क्या भेजा? वो जीन भेजा। जीन का नाम क्या था? एडीए सी डीएनए। कौन सा जीन? एडीए सी डीएनए। जो वहां जाके एंजाइम बनेगा वो डीएनए है वो। तूने किसकी हेल्प से भेजा वो? ये कौन है? वायरस। कौन है ये? इसके हेल्प से भेजा यहाँ पे। फिर वो गया सर, फिर जाने के बाद वहाँ पे करेक्टेड एडीए जीन, मतलब हमारे टी सेल के अंदर वो जीन करेक्ट हुआ। हमारे टी सेल के अंदर वो जीन करेक्ट हुआ। कौन सा जीन पता है? एडीए का जीन करेक्ट हुआ। अब तक क्या था? डिफेक्टिव था। क्या था? वहां जाके क्या हो गया? करेक्ट। और करेक्ट होने के बाद अब तेरा जो ये सेल है टी लिम्फोसाइट, ये एंजाइम बना सकता है। ये टी लिम्फोसाइट क्या बना सकता है? बना सकता है। अब तेरा जो ये टी लिम्फोसाइट है वापस तो कहाँ भेजेगा? क्या इसी में रख देगा? कहाँ भेजेगा? पेशेंट के अंदर। लेकिन ये प्रोसेस तुझे बार बार करनी पड़ेगी। दिस शुड बी पीरियडिकली रिपीटेड एज अ लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। मतलब वो कोई अमर नहीं है। कौन अमर नहीं है? टी लिम्फोसाइट। वो मरेगा किसी ना किसी दिन, डब्ल्यूबीसी में आता है वो, मरेगा वो। इसलिए बार बार तुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, ये बार बार क्यों कर सकते? अपन नहीं कर सकते।
इसलिए मैंने बोला इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है फिर, बेस्ट ऑप्शन ये है एडीए नाम का जीन ले, हेल्दी जीन, उसको तू तब ऐड कर जब हम एम्ब्रियो थे। हम क्या थे? अब हमने जीन कहाँ शिफ्ट किया? इस बच्ची में शिफ्ट किया जो कितने साल की थी? 4 साल, मतलब उसके सोमैटिक सेल में शिफ्ट किया हमने। टी सेल कौन सा सेल होता है? सोमैटिक सेल। हमें जीन कहाँ पे, अगर तुझे हमेशा के लिए बीमारी दुरुस्त करनी है ये, तो जीन कहाँ भेजेगा? तो एम्ब्रियो में। तुझे पता है एम्ब्रियो में कौन से सेल रहते हैं? पढ़ा है हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में। एम्ब्रियो में रहता है सर ब्लास्टोमियर। क्या रहता है? नहीं पता? मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, गैस्टुला में ब्लास्टोमियर नाम के सेल है ना, उसमें भेज। अगर तू एडीए नाम का जीन उसमें भेजेगा एम्ब्रियो के वक्त, तब बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी तब ठीक हो जाती है, क्योंकि जब तू भेजेगा ना ब्लास्टोमियर में, तो वो जीन जो है हर एक के अंदर चला जाता है, मतलब जितने भी सेल बनते हैं सबके अंदर वो जाएगा, सबके अंदर, और बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ओके, तो बीमारी को दुरुस्त करने का एक ही सॉल्यूशन है, इस जीन को कब भेजेगा? तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल में भेजेगा कि जब एम्ब्रियो था? वो जब एम्ब्रियो थी तब भेजना चाहिए था, एम्ब्रियो भेजना चाहिए था, तब जाके टोटल क्यूरेबल था सर। ओके, हाँ हाँ, तो इसके लिए अपन प्रेगनेंसी के वक्त ये चेक करवाते हैं ना। देखो, जब भी कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहती है ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर, तो उसी वक्त प्रेगनेंसी के वक्त कुछ टेस्ट होती हैं, वो टेस्ट करना पड़ता है। जैसे प्रेगनेंसी के वक्त डाउन सिंड्रोम टेस्ट की जाती हैं, पता है तुमको? डाउन सिंड्रोम टेस्ट होती हैं, केलाइन फिल्टर टेस्ट होती है, वो आपकी मर्जी रहती है आपको टेस्ट करना कि नहीं करना, ऐसे होता है। ये कब होता है? जब आप बहुत अवेयर हो, आपको सारी चीज़ें पता है, आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा हमारे हमारे फैमिली में ऐसी कोई खानदानी बीमारियां है, हमें ये चेक करना है कि आने वाले बच्चे में बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, तो उस वक्त वो टेस्ट हो सकती है। सर अगर हमने ये एमब्रियो में नहीं भेजा, अडल्ट में भेजा कि साइन जो एप्लीकेशन है तो रिपीट करना पड़ता। हाँ, अगर हमने एडल्ट में भेजा तो उसको फिर बार बार रिपीट करना पड़ता। देन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आज ये टॉपिक खत्म करते हैं अपन। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसका मीनिंग है बीमारी को कैसे पहचानना। सुन ले बेटा, सुनो। बीमारी को पता करना है, तुम कैसे पता करते हैं? अभी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, बस इतना ही होता है ना। सलाइवा टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और क्या होता है? ब्लड टेस्ट। तो पता चले बीमारी है। लेकिन बेटा ब्लड और यूरिन जब पता करते हैं ना, तब उस वक्त उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का नंबर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तुमको ये पता है? तुमको सिम्टम्स कब आते हैं? जब तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तब सिम्टम्स आते हैं। तुम्हारे अंदर अगर 10 बैक्टीरिया है, कितने बैक्टीरिया है, तुमको सिम्टम्स नहीं आएंगे। तब बस 10 के जब 10 लाख हो जाएंगे तब सिम्टम्स आएंगे। समझ रहे बातों को? हाँ। तुमको कब पता चलेगा तुम्हारे पढ़ाई नहीं हुआ? एक पैराग्राफ से पता चलेगा? नहीं। जब लगभग 4-5 चैप्टर छूट जाएंगे तब पता चलेगा पढ़ाई नहीं हुआ। एक चैप्टर से क्या होता है ना? हाँ, टेंशन का एक पैराग्राफ से आता है कि 4-5 चैप्टर स्किप करने से आता है, ऐसे बैक्टीरिया का है। तुम्हारे अंदर 1-2 बैक्टीरिया होने से तुमको सिम्टम्स नहीं आएंगे, और जब तक सिम्टम्स नहीं आते तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? ऐसा होता है। लेकिन तब इतनी हालात खराब रहते हैं, जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, और बैक्टीरिया का जब लेवल ज़्यादा रहता है तो उसको हाई डोज एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ठीक है भाई, उसने सहन कर लिया तो ठीक है, तो एंटीबायोटिक का असर भी उल्टा हो सकता है कभी कभी।
इसलिए पहले अर्ली डायग्नोसिस जरूरी होता है। तो सर हम अर्ली डायग्नोसिस करते क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं है तो कैसे करें। लेकिन कभी कभी तुम्हारी बॉडी है ना एक सिम्टम शो करती है, कभी कभी हल्का सा, जो तुम उसको इग्नोर करते हो कभी कभी। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब तुमको लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। शुरू शुरू में तुमने हल्के में लिया था ना, उसका असर है फिर वो। ये जो मेथड है हम यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, सीरम और यूरिन टेस्ट करवाते हैं। लेकिन इससे तुमको इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर 10 बैक्टीरिया है पता नहीं चलेगा बेटा शुरू शुरू में। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन है तुम्हारे पास आरडीए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलिजा टेस्ट। कितनी सॉल्यूशन है? तुझे अगर तेरे ब्लड में बहुत कम बैक्टीरिया और पहले से पता करना है, कैंसर की पहली टेस्ट कंफर्म करवानी है, हमारे अंदर एचआईवी के विषाणु है कि नहीं है पता करवाना है। क्योंकि एचआईवी का भी प्रॉब्लम ये ऐसा है कि एचआईवी के सिम्टम्स आते हैं 6 महीने बाद, जब वायरस फैल जाएगा, या कभी कभी 5 साल बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। क्या करें तब? कुछ नहीं कर सकते अपन। हाँ, पूरा फैल चुका है वो। कैंसर का भी वैसा ही है, अर्ली डिटेक्शन नहीं पॉसिबल उसका एकदम से। फिर वो स्टेप नंबर 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, फिर क्या करें? बड़ा मुश्किल होता है उसको क्योर करना। तो सर उसके लिए ट्रीटमेंट है अपने पास आरडीएनए, पीसीआर और कौन सा है बेटा? एलिजा टेस्ट। तो सबसे पहले है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर की एक सिंपल सा कंसेप्ट है। पीसीआर में तेरा पता है, पीसीआर में एक डीएनए का मल्टीपल डीएनए बनता है। हाँ, एक डीएनए का मल्टीपल डीएनए बनता है। तो एक काम कर, तेरे अंदर कोई बैक्टीरिया है क्या? तो कैसे पहचानना? अगर कोई बैक्टीरिया है तो कोई सैंपल ले ले, ब्लड सैंपल। उस ब्लड सैंपल में से कुछ कुछ ऐसे अननोन डीएनए एक्सट्रैक्ट कर, जो अननोन डीएनए है उसको पीसीआर में मल्टीप्लाई कर, पता चलेगा तेरे अंदर कितने बैक्टीरिया वो डीएनए है कि नहीं है, और कौन सा डीएनए है, कौन सा बैक्टीरिया का डीएनए है। तो पहला टेक्निक सिंपल सा है, पीसीआर के जरिए तुझे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया है कि नहीं है। क्योंकि बैक्टीरिया रहता है कम तो उसका डीएनए भी रहता है कम, और तुझे सैंपलिंग के लिए चाहिए ज्यादा डीएनए। क्या चाहिए? ज्यादा डीएनए। ओके, तेरी पहली टेक्निक थी पीसीआर। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये देखो इसमें क्या बोला गया है। अगर तुझे एचआईवी का डिटेक्शन करना है तो पीसीआर का यूज कर। कैंसर पेशेंट में कैंसर कभी कभी क्यों होता है पता है? जीन के म्यूटेशन होने से। क्या होने से? तो भी कैंसर होने के चांसेस है, तो पता चलेगा। तुम्हारे अंदर कोई जीन म्यूटेड है क्या, वो पता चलेगा। और तीसरा है कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है क्या, वो पता चलेगा। ये 3 बातें पढ़ के रखना, पीसीआर के कौन कौन से फायदे हैं। तो और ये टेक्निक है बेटा, कैसे उसको हम हैंडल करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। ये टेक्निक थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा आपको, कल पढ़ा सकता मैं टेक्निक को, थोड़ा अलग कंसेप्ट है इस टेक्निक का। पहले सिर्फ इतना याद रख कि तू पीसीआर से क्या क्या करवा सकता है। कैंसर डिटेक्ट होगा, एड्स डिटेक्ट होगा, और जेनेटिकल डिसऑर्डर डिटेक्ट होगा। उसके बाद में एलाइजा टेस्ट होती है। ये होती है एलाइजा टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होती है ये। इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। ये एलाइजा टेस्ट जो होती है वो स्पेशली एचआईवी के लिए होती है। काय के लिए होती है? ये एचआईवी के लिए होती है। देखो होता क्या है, सुनो। इसमें होता क्या है, एलाइजा टेस्ट में होता क्या है। एक पर्सन है जिसका एचआईवी टेस्ट करवाना है, एचआईवी टेस्ट। उस पर्सन से ब्लड निकाला जाता है, उस पर्सन से ब्लड निकाला जाता है, और उसके ब्लड में से अब वो जो ब्लड निकाला गया है उस ब्लड में से एंटीजन निकाला जाता है। कौन निकाला जाता है? एंटीजन। तो मेरी बात सुनना, तूने यहाँ पे एक डिवाइस लिया है, एक डिवाइस लिया है, और डिवाइस के ऊपर तूने यहाँ पे रख दिया एंटीजन। तूने क्या रख दिए? तूने क्या रख दिए? एंटीजन।
डिवाइस के ऊपर तूने क्या रख दिए, एंटीजन रख दिए हैं। हाँ सर, एंटीजन रख दिए हैं। और इसके अलावा तूने इस मीडिया में, यहाँ पे कुछ तूने मीडिया फिलअप किया है। मीडिया मतलब कुछ केमिकल फिलअप किया है, कुछ केमिकल फिलअप किया है। हाँ, तूने यहाँ मीडिया फिलअप किया है। अब मेरी बात सुन, तूने किया क्या, पर्सन में से क्या निकाला, ब्लड, ब्लड में से क्या निकाले, एंटीजन निकाले तूने, और वो यहाँ पे रख दिए। तुझे ये पहचानना है ये जो एंटीजन है ये HIV वायरस के है किसी और के है, HIV के वायरस के है किसी और के है। क्वेश्चन मार्क क्या है तेरा, क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या ये HIV के एंटीजन है या किसी और के एंटीजन है। समझ में आया मैंने क्या बोला। और तू टेस्ट कौन से कर रहा है, HIV का टेस्ट कर रहा है। अब आगे वाली बात सुन, तुझे मार्केट में एक मेडिसिन अवेलेबल होती है, और इस मेडिसिन में पता है कौन रहते हैं, उस मेडिसिन में एंटीबॉडीज रहती है। कौन रहती है, और ये खास करके हमने एंटीबॉडी बनाई है HIV के खिलाफ। हमने जो एंटीबॉडी मार्केट से लाई है, ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करती है, HIV के खिलाफ। तो एक काम कर, ये जो एंटीबॉडी तूने लाई है ना, इसको यहाँ पे रिलीज कर दे, एंटीबॉडी को यहाँ पे रिलीज कर दे। तो यह सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर बेटा, अगर उस एंटीबॉडी ने इसके ऊपर बॉन्डिंग बनाए, तुझे पता है एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग बनाता है, बॉन्ड बनाता है, पता है क्या, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वो वाई शेप वाला, हेवी चेन लाइट चेन, हेवी चेन लाइट चेन। हाँ, अगर इस एंटीबॉडी ने एंटीजन से बाइंडिंग बनाया, बॉन्ड बनाया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मीडिया है उसका यहाँ पे कलर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, अगर इन दोनों की बॉन्डिंग होती है, अगर इन दोनों की बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे कैसे शो होगा, कलर चेंज होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो एंटीजन किसका था, HIV का था। किसका था, समझ में आया बेटा। अगर इस एंटीबॉडी ने एंटीजन से बॉन्डिंग कर ली तो यहाँ पे तुझे कैसे पता चलेगा, आंखों से कलर चेंज होता है, सबस्ट्रेट। यही क्रोमोजेनिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, काय की बात कर रहा हूँ, क्रोमोजेनिक। पता है क्रोमोजेनिक वो कलर वाला। लेकिन अगर यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ तो समझ जाना ये एंटीजन जो है वो HIV का नहीं है, फिर दूसरा टेक्निक यूज करो। इसलिए ब्लड टेस्ट अलग अलग तरह की होती है। टाइफाइड की टेस्ट अलग होती है ब्लड में, बराबर है ना। हाँ, डेंगू के लिए ब्लड टेस्ट होता है क्या, यूरिन टेस्ट होता है कि सलाइवा टेस्ट। डेंगू मलेरिया के लिए क्या होता है, ब्लड टेस्ट। तो हर एक का अपना अपना अलग टेस्ट होता है। ये समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने इधर। हाँ, तो सर इसका नाम क्या है, इस टेस्ट का नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब सर इसका नाम, ये बीच में एंजाइम क्यों आया सर, ये एंजाइम क्यों आया, सिंपल सी बात है, मैं एंजाइम क्यों आया समझाता हूँ आपको। जब इन दोनों की बॉन्डिंग बन जाएगी ना, जब इन दोनों की बॉन्डिंग बन जाती है ना, उस मीडिया में हमने एक एंजाइम भी ऐड किया था। क्या ऐड किया था, एंजाइम। मैं रिपीट करता हूँ, जब हमने दोनों को बॉन्डिंग बनाया ना, बॉन्डिंग बनने से इस मीडिया में हमने क्या ऐड किया था, एंजाइम ऐड किया था। वो एंजाइम वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और वो खुद कलर चेंज करता है। एंजाइम वहाँ पे क्या हो जाता है, और वो क्या चेंज करता है, कलर। इसलिए इसका नाम है एंजाइम लिंक। व्हाट इज इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनो का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी। व्हाट इज इम्यूनो, हाँ। तो सर ऐसा कंसेप्ट है, तुमको एग्जाम में नहीं आएगा ये पूछेंगे नहीं तुझे एग्जाम में कैसे हुआ क्या हुआ, तो बस मैंने बताया ऐसे होता है। ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। ये वाली लाइन याद रख। ELISA टेस्ट के लिए तेरे पास क्या बेस होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी का बॉन्डिंग होना चाहिए। अगर उनका सही बॉन्डिंग हुआ तो उस मीडिया का कलर चेंज होगा। Infection by pathogen can be detected by the presence of the antigen, detected by the antibody synthesis against the pathogen। ओके, हाँ। और वैसे ही पता है क्या, और एक उसमें एक ऐसी जानकारी है, अगर हमारे अंदर HIV का विषाणु गया, तुझे पता है अगर HIV का विषाणु गया तो तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, अंदर बनती कि नहीं बनती,
जैसे तुम्हारे अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया गया, क्या तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती उसके खिलाफ? बन जाती है ना। वैसा ही HIV के केस में भी तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। ओके, ऐसे दो इसके कंसेप्ट है, अंदर भी एंटीबॉडी बनती है और बाहर से भी हम चेक करवाते हैं उसको। ओके, हो गया वो।